किसी समय मिर्जापुर गांव में भीमसेन जोशी नाम का पंडित रहता था। उसका ओम जोशी नाम का एक ही बेटा था जो व्यस्त हो चला था। ओम जोशी मूर्ख तो नहीं था, लेकिन था बहुत शरारती और पेटू। यही कारण था कि गांव वाले प्रतिदिन उसके शिकायत लेकर उसके घर आते थे और वे लगभग रोज अपने पिता के हाथों मार खाता था। हाय मर गया बापूजी, अफसोस तो इसी बात का है कि तू आज तक मरा नहीं। हाय हाय, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं कसम खाता हूं कि अब कभी शरारत नहीं करूंगा। तो फिर दूर हो जा मेरी नजरों से। लेकिन ना तो ओम जोशी की शरारत खत्म हुई और ना ही उसकी पिटाई। बेचारे पंडित भीमसेन उसे मारते मारते थक गए, लेकिन ओम जोशी शरारतें करते नहीं थका। एक दिन भीमसेन जोशी ने ओम जोशी के हरकतों से तंग आकर उसकी खूब पिटाई की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नालायक। बस बस पिताजी, मुझे और मत मारो। वादा करता हूं मैं ये घर ही नहीं बल्कि ये गांव ही छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। फिर तुम्हें कभी भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम कल इस घर से ना गया तो फिर मैं तुझे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जा अब दूर हो जा मेरी नजरों से। दूसरे दिन जब ओम जाने लगा तो उसका पिताजी कहता है, अरे निकम्मे, ये तो सुबह सुबह बन ठन कर कहां जा रहा है? तुम भूल गए पिताजी, कल तुमने मुझे घर छोड़कर चले जाने को कहा था, इसलिए घर छोड़कर जा रहा हूं। क्या? हाँ पिताजी, आज के बाद आपके गांव वालों से मेरे लिए कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। अच्छा बापू, मैं जा रहा हूं। अब मैं आपको तभी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे अरे नालायक, सुन तो सही। लेकिन ओम रुका नहीं, कमबख्त चला गया। खैर, देखूंगा कितने दिन घर से बाहर रहता है। ओम चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुंच गया। उसे डर लगने लगा। हाय बापू, ये मैं कहां आ गया? दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। निश्चय ही यहां शेर चीते भी होंगे। घर से चला था कि कुछ बनकर ही शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन लगता है आज मेरे खैर नहीं है। चलो, अब मैं यहां आ ही गया हूं तो आगे बढ़ता हूं। शायद आगे मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वे उनके पास जाकर कहता है, बापूजी, आप इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है जो यहां अकेले बैठे हुए हो? बेटा, मैं भूखा हूं, लेकिन चल नहीं सकता, इसलिए यहां बैठा हूं। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वे सोचने लगा, मेरे पास काफी खाना पड़ा है। यदि इस बढ़े को थोड़ा सा दे दूं तो इसका पेट भी भर जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बापू, यदि तुम्हें कुछ खिलाने से मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। लो, ये रोटी और सब्जी खा लो।
ईश्वर तुम्हारा भला करे पुत्र। बूढ़ा प्रसन्नता पूर्वक खाने लगा। ओम सोचने लगा, चलो जिंदगी में आज पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम तो हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे सट कहा करते थे। खाना खाने के बाद बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं मांगू? अरे इस उम्र में क्यों बच्चों से मजाक करते हो बापू? तुम तो हर हाल से फटीचर लगते हो। भला तुम मुझे क्या दोगे? मेरे हाल पर मत जाओ पुत्र, बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है बापू, तो जो भी कोई अमूल्य वस्तु आपके पास हो वो मुझे दे दो। बूढ़े ने अपने हाथ से एक लोहे की अंगूठी निकाली और उसे ओम को देते हुए कहा, लो पुत्र, इस अंगूठी को पहन लो। ये मेरे पास सबसे अमूल्य वस्तु है, साथ तुम्हारे दिए भोजन का मूल्य भी है। आए, लोहे की अंगूठी। अरे बापू, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, तभी तुम इस साधारण सी लोहे की अंगूठी को अमूल्य बता रहे हो। बच्चे, ये साधारण अंगूठी नहीं बल्कि जादुई अंगूठी है। क्या कहा? जादुई अंगूठी? हाँ, इस अंगूठी के नख को रगड़ने से एक करामती भूत प्रकट होगा और वह तुम्हारे मन की हर इच्छा को पूरी करेगा। एक बात याद रखना, जब तक कि अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तभी तक वे तुम्हारा गुलाम रहेगा। वह फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा कि ओम मूर्ख या शरारती नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे लायक, सुशील और महान इंसान है। बापू, क्या मैं इस अंगूठी का इसी समय परीक्षण कर सकता हूं? क्यों नहीं? ओम ने जैसी अंगूठी के नख को रगड़ा कि एक भूत प्रकट हो गया और कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे स्वामी? ये सुनकर ओम कहता है, ठहरो भूत भाई, आदेश हम तुम्हें बाद में देंगे। पहले मैं इस चमत्कारी बाबा का धन्यवाद अदा कर दूं। अरे फिर बापू कहाँ चले गए? चले गए तो जाने दो, मुझे ये कीमती अंगूठी मिल गई है। भला अब मुझे उनसे क्या लेना देना है? प्यारे भूत, मेरे लिए कुछ पकवान और जल लेकर आओ। जो आज्ञा स्वामी कहकर भूत अदृश्य हो गया। लेकिन भूत कुछ क्षण भर बाद भोजन के साथ प्रकट हुआ और कहने लगा, भोजन हाजिर है मेरे स्वामी। कमाल है, इतना स्वादिष्ट खाना तुम मेरे लिए लेकर आए हो। अब तो खाने का मजा ही आ जाएगा। वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। जरूर वो बाबा कोई पहुंचे हुए ऋषि होंगे जिसने मेरी परीक्षा लेने के बाद मुझे उपहार में जादुई अंगूठी दी है। जब ओम ने खाना खा लिया तो भूत ने अपनी शक्ति से थालियां गायब कर दी। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? प्यारे भूत भाई, क्या तुम मुझे बिंदापुर मेरी बुआ के घर पहुंचा सकते हो? उनसे मिले मुझे काफी समय हो गया है। क्यों नहीं स्वामी, क्षण भर रुकिए, मैं अभी आपके सवारी का प्रबंध करता हूं। कहकर भूत ने अपना हाथ हवा में घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अगली ही पल, लीजिए स्वामी, आपकी यात्रा का प्रबंध हो गया। आप इस चमत्कारी रथ पर बैठ जाइए।
फिर देखिए इसका कमाल। ओम रथ पर बैठते ही भूत भी उसके साथ रथ पर बैठ गया। फिर भूत ना जाने कौन सा मंत्र पढ़ा कि रथ हवा में उड़ चली। वाह भूत भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी तेज रफ्तार से तो कोई पक्षी भी नहीं उड़ सकता। धन्यवाद स्वामी, ये करिश्मा तो मेरे लिए बहुत मामूली है। पलक झपकते ही जब चमत्कारी रथ एक खेत के ऊपर से होकर गुजरी तो वहां काम करने वालों में भगदड़ से मच गई। अरे बाप रे, ये कौन से भला हमारे गांव में आ गई। अरे बचाओ। ऐसा मार्ग में कई बार हुआ। लोग उस अजीबो गरीब दृश्य को देखकर भय से भाग खड़े होते और ओम खुश होता। फिर शीघ्र ही भूत बोला, नीचे स्वामी, हम बिंदापुर की सीमा पर आ पहुंचे हैं। अरे भूत भैया, जल्दी से रथ को नीचे उतार दो, वरना यदि हमें देखकर यहां भी हंगामा मच गया तो फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा और मैं अपनी बुआ के यहां भी शरारती के नाम से बदनाम हो जाऊंगा। समझ गया स्वामी, अभी रथ को नीचे उतारता हूं। भूत ने चमत्कारी रथ को तुरंत नीचे उतार दिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? बस भूत भाई, अब तुम अपनी चमत्कारी भूत समेत गायब हो जाओ। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुला लूंगा। अरे हां ठहरो, हुक्म मेरे स्वामी। जाने से पहले मुझे इतना और बताते जाओ कि इस समय मेरी बुआ के घर खाने को क्या बना होगा। एक्शन। रुकिए स्वामी। भूत ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बोला, स्वामी आज तो आपकी बुआ के घर खूब स्वादिष्ट पकवान बने हैं कि राबड़ी और मोतीचूर के मिठाई भी बने हैं। वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। बस अब तुम जाओ। जो आज्ञा स्वामी। ओम अपनी बुआ के घर की ओर चल पड़ा। बुआ के घर पहुंचकर ओम अपनी बुआ को पुकारता है, बुआ ओ बुआ। कौन? अरे ओम बेटा, प्रणाम बुआ। जीते रहो पुत्र, जुग जुग जियो। पुत्र, आज तुम अचानक कैसे आ गए? तेरे पिता तो ठीक है ना? सब ठीक ठाक है बुआ जी, और बाबा भी बिल्कुल भले चंगे हैं। बहुत महीने हो गए, आपके तरफ से ना कोई खत मिला और ना ही कोई संदेश। इसलिए बाबा ने मुझे आपका हालचाल मालूम करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा किया पुत्र, जो तुम आ गए। आओ आओ पुत्र, तुम्हारे भाई और भाभी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बुआ सुनीता सोनी की एकमात्र पुत्र अमन और उसकी पत्नी रमीला भी ओम को देखकर बहुत खुश हुए। फिर एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद ओम कहता है, भौजी राबड़ी और मिठाई तो खिलाओ, जो आज तुमने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या देवर जी, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैं खीर, राबड़ी और मोतीचूर के मिठाई बनाए हैं? पुत्र, क्या तूने भी भैया की तरह ज्योतिष विद्या सीख पढ़ ली है? अरे बुआ, बाबा तो कुछ भी नहीं जानते। मैं तो अपने ज्योतिष विद्या द्वारा सब कुछ बताता व जान सकता हूं। हर किसी का खोया पाया बता सकता हूं। हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। बुआ का लड़का बोला, वाह ओम भैया,
तो गुनी हो गए और हम वही मजदूर के मजदूर और अनपढ़ ही रहे। भाई अमन की बात सुनकर शरारती ओम का सीना गर्व से फूल उठा। अरे अमन भैया, चिंता मत करो, अब जब मैं यहां आ ही गया हूं तो तुम्हें भी कुछ बनाकर ही घर वापस जाऊंगा। देखना तब तुम दोनों हाथों से किस तरह से धन बटोरोगे। क्या सच? बिल्कुल सच भैया। भाभी अब जल्दी से भोजन कराओ, बड़े जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं देवर जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोसती हूं। और ओम ने एक बार फिर सबके पेट पूजा की। दूसरे दिन से ही बुआ गांव में जहां कहीं भी जाती मुफ्त में ओम की ज्योतिष विद्या का विज्ञापन कर देती। ये सुनकर गांव के एक महिला ओम की बुआ से कहने लगी, तो मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगी। भगवान करे यदि ओम की बताई बात से मेरा हार मिल गया तो मैं उसको एक जोड़ी धोती चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ बहन जरूर आना, मेरा ओम तुम्हारा खोई हुए हार का पता जरूर बता देगा। अगले दिन जब वह स्त्री सुनीता सोनी यानी ओम की बुआ के घर पहुंची तो ओम उसकी सारे बात सुनकर बोला, आप चिंता ना करें मौसी, और आप सब बाहर जाकर बैठे, मैं अभी आपको हार के बारे में पता करके बताता हूं। बहुत अच्छा पुत्र। स्त्री और बुआ के कमरे से जाने के बाद ओम ने अंगूठी के नख को खिसकर भूत को बुलाया और उसे सारी बात बताकर स्त्री के हार के बारे में पूछा तो भूत उस महिला के हार के बारे में उसे बताकर अदृश्य हो गया। ओम ने तुरंत उस स्त्री को भीतर बुलाया और कहने लगा, सुनो मौसी, तुम्हारा हार चोरी नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी भेड़ उसे सटक गई है। आप उसे खूब सारा चारा खिलाए, मल के साथ ही वह हार उसके पैंट से बाहर आ जाएगा। स्त्री ने घर जाकर अपनी भेड़ को खूब चारा खिलाया। खा खा जी भर कर खा। अगले दिन जो भेड़ ने मल किया तो सचमुच स्त्री का हार मल के साथ बाहर आ गया। आहा, मिल गया मेरा कीमती हार। इस तरह कुछ ही दिनों में बिंदापुर और उसके आसपास के गांव में हार और ओम विद्वान की चर्चा होने लगे। गांव में एक आदमी कहने लगा, मेरा बैल नहीं मिल रहा राजू, भाई क्या करूं? अरे घबराते क्यों हो यार, अपने ओम विद्वान के पास चले जाओ। बैल क्या, तुम्हें उसके पूरे खानदान का पता चल जाएगा। फिर आदमी ओम के पास पहुंचा और कहने लगा, बेटा मेरा बैल खो गया है भूत की मदद से। ओम ने उस व्यक्ति को बताया, तुम्हारा बैल तुम्हारा बेटा ही चुराकर समलपुर के मेले में बेचने ले गया है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? अभी ठीक करता हूं उसकी अकल। ओम भूत के द्वारा ज्योतिष का प्रचंड विद्वान बन गया। हर प्रश्न का हल भूत बताता और नाम ओम का हो जाता। कुछ महीनों में हुआ सुनीता सोनी का साधारण सा मकान एक सुंदर सी हवेली में बदल गया। लगभग 2 साल बाद एक दिन बुआ की बहू कहने लगी, माजी अब तो देवर जी का विवाह कर दे तो अच्छा होगा। वैसे भी उनके लिए बहुत से रिश्ते हमारे पास आ चुके हैं।
तुम ठीक कहती हो बहू। सोच रही हूं अपने गांव की साहूकार मंजीत सिंह का प्रस्ताव मान लो। उनके पुत्री बहुत ही सुशील और सुंदर है। तब शुभ काम में देरी मत कीजिए मान जी। ठीक है, मैं आज ही साहूकार को संदेश भेज देती हूँ। संदेश मिलते ही साहूकार स्वयं सुनीता सोनी से मिला और उसने खुशी खुशी गोपाल के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए बहन जी, मैं अभी जाकर अपने ने कुल पंडित से शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाता हूं। ठीक है भाई साहब। शादी तिथि तय होने के बाद सुनीता सोनी का लड़का अमन ओम के घर पहुंचा और कहने लगा, मामा जी, ओम भैया का शादी हमारे गांव के साहूकार की पुत्री से तय हो गया है। मां ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। आप इसी समय मेरे साथ चले, नहीं मैं उस नालायक के शादी पर हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम अपनी माता से कहना कि वह जो उचित समझे करे। अमन के काफी समझाने बुझाने पर भी कि ओम बहुत गुणवान और सुधर गया है। जब मामा जी ओम के विवाह पर जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो अमन वापस लौट गया और बिना पिता की मौजूदगी में भी ओम का शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों पश्चात ओम अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय ललिता, मैं सोचता हूं हमें स्वयं चलकर बाबा से आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है तुम्हें देखकर उनका गुस्सा दूर हो जाए। हाँ स्वामी, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। जो भी हो वे हमारे बड़े हैं, इसलिए हमें उनसे माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो तय रहा, हम दोनों कल ही बाबा के पास चल रहे हैं। मैं आज ये बुआ से कह दूंगा। नहीं, परसों चलेंगे। परसों बुधवार है और बुधवार शुभ होता है और बुधवार के दिन अपनी बुआ से विदा लेने के बाद वे अपने ससुर के पास विदा लेने के लिए जाता है तो उसका ससुर कहता है, पुत्र ओम, अच्छा होता यदि तुम पैदल जाने की जिद छोड़कर कुछ मजदूर और पालकी ले जाते। कम से कम सफर तो आराम से कट जाता। नहीं बापूजी, हम पैदल ही जाएंगे। फिर मैं ज्योतिषी हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे ये सफर किस तरह तय करना चाहिए। ठीक है पुत्र, जैसा तुम उचित समझो। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओम अपनी पत्नी ललिता के साथ इस समय पैदल अपने पिता के घर की ओर चल पड़ता है। 2 कोस चलने के बाद ललिता थककर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे भाग्यवान, तुम तो अभी से थक कर बैठ गई। अभी तो हमें 2 दिन और 2 रात का सफर और तय करना है। उठो। नहीं जी, अब तो मैं बिना सवारी के एक कदम भी आगे नहीं चल सकती, चाहे वो सवारी पालकी या घोड़ा गाड़ी ना होकर कोई गाधा ही क्यों ना हो। ओम सोचने लगा, गाधा वो गधे का प्रबंध करना कौन सा मुश्किल काम है। पत्नी की ये इच्छा तो अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। और गोपाल का शरारती दिमाग बहुत समय बाद फिर एक नई शरारत करने के लिए उतावला हो उठा। वह एक नई शरारत की योजना बनाकर बोला, ठीक है ललिता,
जब तुम पैदल नहीं चलना चाहती हो तो यहीं बैठकर कुछ देर सुस्ता लो। तब तक मैं जरा सामने वाले पोखर में नहा धो आता हूं। ठीक है जी। ओम बांध की ओर बढ़ गया और सोचने लगा, अब मैं गधा बनकर ललिता से जरा नोक झोंक करूंगा। कम से कम सफर में कुछ तो चूहेबाजी होनी चाहिए। फिर पत्नी से छेड़छाड़ करना कोई शरारत थोड़ी कहलाता है। घर में बहुत है, पहले नहा लूं, फिर गधा बनूंगा। ओम बांध में उतर गया और खूब जी भरकर नहाने धोने लगा। वह सारी थकान उतर गई। अब यही भूत को बुला लेता हूं, वरना बाहर किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो अंगूठी का भेद खुल जाएगा। ओम ने अंगूठी रगड़ी। तुरंत भूत हाजिर हुआ। क्या हुक्म है मेरे स्वामी? भूत भाई, मुझे इसी समय गधा बनाकर अदृश्य हो जाओ। गोपाल को उसी समय गधा बनाकर भूत अदृश्य हो गया। ये हुई ना बात। अब बाहर निकलूं, लेकिन ओम के हाथ की अंगूठी ने जब गधे के खुर का रूप धारण किया तो उसकी जादुई अंगूठी पानी में गिर गई। अंगूठी के निकल जाने से बेक पर ओम ने बांध से बाहर निकलकर एक जोरदार अठास लगाया। ढेचू ढेचू आए ये मेरी जगह। गधे की आवाज कैसे मेरे मुंह से निकल रही है। तुरंत गधे रूपी ओम का ध्यान अपने अगले पैरों की ओर गया। हे भगवान, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? जरूर वे बांध में ही कहीं गिर गई होगी। हाय हाय, अब क्या होगा? अब मैं दोबारा इंसान कैसे बनूंगा? ओम अब अपनी शरारत पर आंसू ही बहा सकता था, सो बहाने लगा। उधर जब काफी देर तक ओम वापस नहीं लौटा तो ललिता परेशान हो उठी। इतनी देर हो गई, वे अभी तक नहीं आए। चलकर बांध में देखना चाहिए, यहां भी नहीं है। कहां चले गए होंगे? तभी उसे ढेचू ढेचू की आवाज करता हुआ एक गधा दिखाई देता है। ललिता ने गधे से पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश की। ओ, ये गधा तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ढेचू ढेचू, अरे भाग्यवान, पहचान मुझे, मैं तेरा पति हूं। ललिता ने पास ही के एक पेड़ से एक डाल तोड़ी और लगी गधे की पिटाई करने। हाय दर्द, इतने बेदर्दी से अपने पति को मत मारो, मुझे पहचानने की कोशिश कर। तभी एक डोमिन अपने खोए हुए गधे को ढूंढती हुई वहां आ पहुंची और कहती है, ये तो हमारा गधा मोंटी है। वे महिला उसे पीट रही है और वे कोलमुहा ढीठ बनकर पिता ही जा रहा है। कम वक्त में पीटती हूं तो चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लेता है। अभी बताती हूं बच्चों को। फिर महिला कहने लगती है, अरे बीवी जी, क्यों मेरे मोंटी को बेरहमी से मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? आए, अब ये कौन आ गई जो मुझे अपना मोंटी कह रही है? अच्छा, तो ये गधा तुम्हारा है। मैं पूछती हूं, आखिर तुम्हें शरारती गधे को बांधकर क्यों नहीं रखती? देखो, इसने मेरी साड़ी को चबा चबा कर क्या हाल कर दिया है। अरे, मैं इसे इतनी देर से पीट रही हूं,
लेकिन ये बेशर्म भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो अब ले जाओ इस बेशर्म को। अरे बेअक्ल, अपने पति को दूसरी औरत के हवाले कर रही हो। अरे मूर्ख महिला, आजीवन बैठकर रोती रहोगी। हे भगवान, कैसा घोर कलियुग आ गया है। सतयुग में स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती थी, आजीवन उसी को अपना पति मानती थी, चाहे वह गधा बन जाए या सुअर। तभी डोमिन ने ओम रूपी गधे के गले में रस्सी डाल दी और कहने लगी, माफ करना बीवी जी, इसने जो तकलीफ आपको दी उसकी सजा में इसे घर चलकर दूंगी। लेकिन आप कौन हैं और इस वीराने में अकेली कैसे भटक रही हैं? तुमने बिंदापुर के नए विद्वान जी का नाम सुना होगा। मैं उनकी पत्नी हूं और उनके साथ गांव जा रही थी। फिर ललिता ने उसे सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद वे औरत बोली, बीवी जी, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बहन, यदि तुम मुझे अपने गधे पर बिठाकर मेरे घर पहुंचा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। इसमें उपकार की क्या बात है? बीवी के लिए बैठ जाइए मेरे गधे पर। और डोमिन ललिता को गधे पर बिठाकर बिंदापुर गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते ओम सोचने लगा है, मैंने तो ललिता से मजाक करने की सोची थी। क्या मालूम था कि गधा बनकर मुझे उसे अपनी सवारी भी करानी पड़ेगी। डोमिन ललिता को उसके पिता के घर पहुंचा दिया और स्वयं ओम को लेकर अपने घर वापस लौट गई। ललिता अपने पिता से रोते हुए कहती है, पिताजी, ये क्या हो गया? फिर मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? धैर्य रख बेटी, धैर्य रखो, मैं चारों तरफ उसकी खोज करवाऊंगी। मुझे विश्वास है कि वे जल्दी हमें मिल जाएगा। साहूकार ने सुनीता सोनी के घर में भी सारी खबर भिजवा दी। उधर सुमित्रा डोमिन के घर के बाहर रस्सी से बंधा ओम अपनी मूर्खता पर आंसू बहाए जा रहा था। हाय, मैंने अपनी शरारत से अपना क्या हाल बना लिया है। अगर बड़ों का कहा माना होता तो मौज की जिंदगी जी रहा होता। मैं ससुर और बापूजी की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल की है। हमेशा शरारत करके दूसरों को परेशान करता रहा है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? तभी डोमिन उसे देखकर कहती है, अरे मोंटी, ये तो धूप में बैठकर आंसू क्यों बहा रहा है? क्या तुझे छाया में नहीं बैठा जाता? आखिर तू रहेगी गधे का गधा ही ना। डोमिन का इतना कहना था कि गधा उठकर छाया में जा बैठा। ये देखकर वे सोचने लगी,